हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे शासन प्रणाली के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे। शासन प्रणाली भी इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब जो 28 स्टेट है इनकी बात नहीं हो रही है। स्टेट शब्द किसी संगठन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट शब्द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। राज्य शब्द ऐसे संगठन को रिप्रेजेंट करता है जिनके 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं। ये आपको 4 याद रखना है। और आप लोग जो आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी राज्य में ये 4 चीज़ें हैं तो आप उसको स्टेट बोल सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भूभाग, जमीन। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनता, उस भूभाग पर रहने वाली जनता या फिर जनसंख्या। क्लियर है। तीसरा फैक्टर है इस जनता को शासित करने वाली गवर्नमेंट यानी सरकार। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो किसी भी राज्य की डेफिनेशन में होना चाहिए, सोवरेंटी यानी उसकी संप्रभुता। सोवरेंटी का मतलब होता है कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, हम खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, यानी बाहरी शक्ति का किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर आप लोग याद रखा करें किसी भी राज्य को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिसमें ये चारों शब्द लिखे हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए, व्यक्तियों का एक समूह। ठीक है, ये जनता हो गया, पॉपुलेशन हो गया। बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग, ये भी सही है। यहाँ पे सोवरेंटी वाली भी बात कह दी है इन्होंने। स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यहाँ पे चारों फैक्टर इंक्लूड हो गए, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये चारों आपको फैक्टर नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 12 में स्टेट को कैसे डिफाइन किया गया है, स्टेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की संसद, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का विधानमंडल। इसके अलावा कौन सी सरकारें होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, ग्राम लेवल की सरकारें हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इसके अलावा नगर की सरकारें भी हैं। और इन सभी संस्थाओं में जो भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है, ये सभी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी भी होंगी जो प्योरली गवर्नमेंट नहीं होंगी, सेमी गवर्नमेंट होंगी। तो सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं भी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी भी होंगी जो सरकारी नहीं है, ना ही अर्ध सरकारी हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होगी। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होंगी। तो ऐसी संस्थाएं भी स्टेट की परिभाषा के दायरे में आती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो आप चैलेंज किसको करते हैं, इन्हीं सबको करते हो ना, स्टेट को करते हो। आप शिकायत किसके खिलाफ करोगे, स्टेट के खिलाफ करोगे। अब स्टेट में कोई भी हो सकता है, वो एक कर्मचारी भी हो सकता है, वो एक दरोगा भी हो सकता है। दरोगा ने आपके खिलाफ FIR में गलत धाराएं डाल दी तो आप चले गए जल्दी से कोर्ट भाग के। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप FIR को चैलेंज कर रहे हो ना। और FIR बनाया किसने था, दरोगा को। और दरोगा क्या है, सरकारी आदमी है। और सरकारी आदमी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया था। चलिए दूसरा प्रश्न करो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। अभी आपने देखा सोवरेंटी, संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट कीजिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है भारत राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रमंडल के हम सदस्य हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सोवरेंटी पे यहाँ पे कोई चोट पहुँच रही है। हमारी सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले UK के राजा से नहीं पूछना पड़ता है। हम एक सोवरेन स्टेट हैं, ठीक है, हम एक संप्रभु स्टेट हैं। क्योंकि कॉमनवेल्थ में वही नेशंस हैं जिस पे एक समय UK ने राज किया था। तो जब राज करती थी तब हम सोवरेन स्टेट नहीं थे, लेकिन अब हम सोवरेन स्टेट हैं और साथ में मेंबर भी हैं कॉमनवेल्थ के। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत लिखा है। पहला स्टेटमेंट सही है, केवल A हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए, शासन प्रणाली के कई स्वरूप आप लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे हम लोग राजतंत्र पढ़ते हैं, कुलीन शासन पढ़ते हैं, तानाशाही पढ़ते हैं और प्रजातंत्र पढ़ते हैं। राजतंत्र यानी यहाँ पे एक राजा है और उसी के पास पूरी शक्तियाँ हैं।
यही पढ़ते हैं। यानी एक व्यक्ति में शक्तियों का जो संकेंद्रण की बात होती है वो राजतंत्र हो जाता है। कुलीन शासन का मतलब है यहाँ पे कुछ लोगों का शासन है, कुछ लोगों का। इसको एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं। तानाशाही क्या होता है? सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में होती हैं, ठीक है, और उसका शासन निरंकुश होता है। वो शक्ति के बल पर सब कुछ करना चाहता है, वो किसी के प्रति भी जिम्मेदार नहीं होता। ये तानाशाही होती है। और शासन प्रणाली का जो सबसे बेस्ट रूप है वो है डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। और डेमोक्रेसी में जो सत्ता निहित होती है, शक्ति निहित होती है, वो जनता में होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस व्यवस्था में क्या होता है? अब ये सब तो सीख लिए होंगे, हम लोग इस पर वीडियो किए भी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबी आप लोग याद रखिए, आर्टिकल 75(3). 75(3) में क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक जिम्मेदारी है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यानी सरकार की। वास्तविक सरकार कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वास्तविक सरकार, जिसका मुखिया पीएम होते हैं। ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। और इनडायरेक्टली किसके प्रति जिम्मेदार है? जनता के प्रति। तो आप क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जिम्मेदार है। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कौन सी संस्था है? लोकसभा, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया है जिस इंसान को, वो लोकसभा में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपने 75(3) में सामूहिक जिम्मेदारी वाली बात सीखी। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आ रहा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नियंत्रण में है किसके? लोकसभा के नियंत्रण में है। और लोकसभा ये लेजिस्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75(3) ये दोनों याद रखा करें। आर्टिकल 74 में क्या है? यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस रहेगी, उसी एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे। ये समझ में आता है हम लोगों को? यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की शक्ति को कम कर दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो भी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेंगे। हाँ, अगर प्रेसिडेंट साहब को कोई बात पसंद नहीं आई तो वो रिकॉन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, रिकन्सिडर के लिए बोल सकते हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से बोल देगी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिकॉन्सिडर वाला शब्द है, इसने थोड़ी सी जान बचा ली है प्रेसिडेंट साहब की। यहाँ पे इज्जत बच गई उनकी थोड़ी सी। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो कुछ भी शक्ति नहीं है। और 75(3) में क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में डिफरेंस बताना है। एक चीज़ बताइए, सरकार का नाम मात्र का मुखिया कौन है? सरकार का नाम मात्र का मुखिया यानी नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट साहब है ना। और यदि हम बात करें सरकार का वास्तविक हेड कौन है? ये पीएम साहब हैं। इन दोनों बातों को एक तरीके से और लिखा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब हैं और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट हैं वो पीएम साहब हैं। ये भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहली बात पढ़िए, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ये दोनों जगह हैं, दोनों देशों में है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, ये भी दोनों में कॉमन है। लेजिस्लेचर द्विसदनीय विधायिका, अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ पे भी है और भारत में भी है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। डी ऑप्शन जो लिखा है जुडिशल रिव्यू की प्रणाली, ये सिर्फ भारत में है, ये इंग्लैंड में नहीं है, ठीक है, ये इंग्लैंड में नहीं है, ये भारत में है। ये देन किसकी है? जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया हम लोगों ने? यूएसए से लिया है। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है जुडिशल रिव्यू का? जुडिशल रिव्यू शब्द तो आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसका भाव है, जो इसका मतलब होता है, जो इसका सेंस होता है, वो आर्टिकल 13 में आपको लिखा हुआ मिलेगा। आर्टिकल 13 में लिखा है कि यदि कोई भी कानून या फिर कानून की कोई भी धारा संविधान से असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो जुडिशरी इसको क्या करेगी? नल एंड वॉइड कर देगी, ख़त्म कर देगी। कर लेंगे अब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, जो दोनों में भिन्न है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हम लोगों ने सीखा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, ये भी सही बात है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट का शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो फेडरल नेचर का भी है, तो ये भी सही है।
यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी ना है, ये तो यूएसए में वर्क करता है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। अब भारतीय शासन प्रणाली में दो शब्द पढ़ेंगे, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी और संघात्मक का मतलब होता है फेडरल। यूनिटरी का सामान्य मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब बस इतना है कि शक्तियों का अगर संकेंद्रण सेंटर की तरफ है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो वो यूनिटरी फीचर है। और इसी के विपरीत जब शक्तियों का वितरण राज्यों की तरफ होने लगे केंद्र से, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, तभी फेडरल फीचर आ जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में आपको ये दोनों फीचर्स दिखेंगे। भारतीय संविधान दोनों तरीके के फीचर लिए बैठा है। अगर पूछा जाए कि फेडरल फीचर ज़्यादा हैं हमारे संविधान के अंदर या फिर यूनिटरी फीचर ज़्यादा हैं, तो आपको ध्यान रखना है फेडरल फीचर ज़्यादा है। केंद्र हमेशा सर्वे सर्वा नहीं होती है, कभी कभी सर्वे सर्वा होती है। जैसे इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर बहुत मजबूत हो जाता है। तो हमारा सिस्टम वास्तव में क्या है, फेडरल फीचर रखने वाला एक सिस्टम है, लेकिन इंक्लिनेशन यूनिटरी है, झुकाव एकात्मकता की ओर है। ये सब बातें आपको लिखना है। हो जाएगा, चलिए इसको कीजिए फटाफट। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि हमने आप लोगों से पहले भी बताया कि संसदीय प्रणाली की जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे बड़ी विशेषता है, वो क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75(3) डी ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके मुखिया कौन, पीएम साहब। जिक्र कहाँ पे है, आर्टिकल 74 में। इनको दिखा दें एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में, देख लीजिए, 10-20 सेकंड लगेगा। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है यूनियन का। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग, याद आ रहा कि भूल गए, 52 से 151। इसमें ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है। भाग 5 में जो 5 चैप्टर हैं उनमें से पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78। दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट का है। तीसरा है यहाँ पे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, बधाई सकती हैं। चौथे चैप्टर में जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह, यूनियन जुडिशरी, ठीक है। और ये जो 5वां लास्ट चैप्टर है उसमें सीएजी साहब है। इनका आर्टिकल क्या पढ़ते हो, 148 से पढ़ते हो ना, 148 से 151। देखिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है पार्ट। चलिए यहाँ पे अब जो मेन आर्टिकल्स हैं इनको देखिए। आर्टिकल 74 में क्या हम लोगों ने सीखा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है। और यहाँ पे जो एडवाइस दी जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस दी जाएगी किसको, प्रेसिडेंट साहब को, इनको मानना पड़ेगा। एक बार रिकॉन्सिडर के लिए ये भेज सकते हैं बस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके मुखिया पीएम साहब होंगे और ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, ठीक। और आगे लिखा कि इसी एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मजबूत हो गई और प्रेसिडेंट साहब कमज़ोर पड़ गए। और 75 में क्या है, इसी आर्टिकल में पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता लिखी हुई है, वो है सामूहिक जिम्मेदारी। इस सामूहिक जिम्मेदारी मिलेगी आपको 75(3) में। 75(3) पढ़ते हैं ना, तो 75(3) पढ़िए, ये है 75(3). द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। कौन से हाउस की बात लिखी है, लोकसभा की बात लिखी है, ठीक है। लोअर हाउस की बात लिखी है, लोकसभा की बात लिखी है। कभी कभी राज्यसभा को लिख के पूछता है स्टेटमेंट में, गलत कर देना। लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। एक बात और याद रखेंगे इस आर्टिकल में, एक बात और याद रख लीजिए तो काम बन जाएगा अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो आपको लिख रहा है 15%, ये 15% सुन के आपको याद आ रहा होगा कोई फैक्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितनी संख्या रहेगी मंत्रियों की, 15% रहेगी। यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा दे रहा हूँ साथ में। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ये 15% से कम किसका, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कभी कभी राज्यसभा लिख के स्टेटमेंट पूछता है तो इसको भी गलत कर देना। मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा कहाँ कहाँ पे मजबूत है राज्यसभा से, तो यही सब पॉइंट आपको डालना है, इसलिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। वापस चलें क्वेश्चन पे, तो हो जाएगा ये। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। पहला स्टेटमेंट है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
मुखिया कौन? पीएम साहब। टोटल कितने मंत्री रहेंगे? अभी आपने सीख लिया 15% से ज़्यादा नहीं रहेंगे, है ना। किसके 15%? लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं होगा। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहाँ से आते हैं ये नेता लोग? आपको याद रखना है, यहाँ पे लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के रहते हैं। इसलिए यहाँ पे संसद के सदस्य लिखा है, लोकसभा के सदस्य नहीं लिखा है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़िए, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75(3). तीसरा पढ़िए, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का अध्यक्ष ये कौन है? ये पीएम के बारे में लिखा है या फिर प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है? ये प्रेसिडेंट लिखा है। राज्य के जो मुखिया हैं यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं पीएम। और मंत्रिमंडल का यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन है? पीएम है, यानी ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे चलें। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? पहले यहाँ पे भारत का समझो। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 में 2 आर्टिकल्स हैं, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, मैं बार बार करता रहूँगा, हर जगह ये काम आते रहेंगे। 53 सब क्लॉज 2 और 53 सब क्लॉज 1। इसमें क्या है? समस्त कार्यपालिका किस में निहित है? प्रेसिडेंट में। ये आर्टिकल 53(1) में लिखा हुआ है। और 53(2) में सुप्रीम कमांडर की बात की गई है। तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रेसिडेंट में निहित हैं। अब इस बात से आप ये मत समझना कि प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्वे सर्वा हो गया, लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब को करना कैसे है? करेंगे तो इसके अनुसार ना, 74 के अनुसार। 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एडवाइस देने के लिए, तो जो वो एडवाइस करेंगे वही करेंगे। तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूछता तब भी आंसर यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब थे, है ना। ये तो लिखा है 53(1) में लिखा हुआ है, ये समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्रेसिडेंट में निहित होती हैं, लेकिन ये पावर जो होती हैं वो वास्तविक पावर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रेसिडेंट में निहित तो हैं, लेकिन नॉमिनल टाइप की हैं, ठीक है, नॉमिनल। आपने अभी पढ़ा था हेड ऑफ द स्टेट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताइए प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम साहब। अब यहाँ पे यूएसए का देखिए थोड़ा, यूएसए यानी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों में फ़र्क है। भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहाँ पे 2 अलग अलग इंसान बैठे हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इन दोनों के जो मुखिया हैं वो एक ही आदमी हैं, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसको करो। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ और रिपब्लिक भी है हम। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी राज्य के जो मुखिया हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट हैं, और ये इलेक्शन से आएंगे, ठीक है, वंशानुगत नहीं आएंगे। यही करेक्ट है। दूसरा देखिए, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी की सबसे सुंदर परिभाषा ये लिखी है तीसरे पॉइंट में। और यहाँ पे चौथे पॉइंट में है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो एकीकृत शक्ति तो नहीं है, हमारे यहाँ दोनों फीचर हैं, यूनिटरी फीचर भी है, फेडरल भी फीचर है, ठीक है। आपको केंद्र की सरकार दिख रही है, आपको राज्यों की सरकार दिख रही है, आपको जिलों की सरकारें दिख रही हैं, आपको ग्राम स्तर की सरकारें दिख रही हैं, यही फेडरल फीचर है, ठीक है। जो शेड्यूल 7 में पढ़ते हो ना, सूचियाँ, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये यही चीज़ है। तो ये तो गलत हो गया, एकीकृत नहीं है। 1 2 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त कहाँ से होता है? ये भारतीय संविधान से होता है। कंट्री को रेगुलेट करने के लिए सेंटर के पास जो शक्तियाँ आ रही हैं, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए राज्य के पास जो शक्तियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। चलिए, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये वेलफेयर स्टेट का फोकस होता है, उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसको तो हम लोगों ने सीख लिया ना। जो हेड ऑफ द स्टेट हैं प्रेसिडेंट साहब, वो इलेक्शन से चुने जाएंगे, ना कि वंशानुगत रूप से। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? यहीं पे आपसे फेडरल फीचर पूछ लिया, ठीक है, फेडरल फीचर। और फेडरल फीचर का एक फीचर हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, जो अभी सीख रहे थे पिछले क्वेश्चन में। इसी को दूसरी भाषा में शेड्यूल 7 में जो लिस्ट हैं वो कह देते हैं। और यही आपको डी पॉइंट में दिख रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। जब हम यूनिटरी फीचर या फिर एकात्मक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा संविधान यहाँ पे कठोर नेचर का है। और जब हम लोग फेडरल की बात करते हैं, परिसंघ की बात करते हैं, तो यहीं पे हो जाता है कि हमारा संविधान नम्य है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा भारतीय संविधान दोनों गुणों का मिक्सचर है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। यहाँ पे कथन कारण पूछा गया है। कथन में लिखा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ये तो सही लिखा होगा ना, क्योंकि स्पष्ट विभाजन है शक्तियों का, सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली लिखा है शेड्यूल 7 में। कारण में लिखा है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये तो यूनिटरी फीचर है ना, ये तो यूनिटरी फीचर लिख दिया इन्होंने, और ये फेडरल फीचर है। तो ये कारण उसको डिफाइन तो नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों अपने आप में सही हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लेंगे, आसान था ये तो। चलिए इधर देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, फेडरल फीचर नहीं है? अब फेडरल फीचर का आपको समझ में आएगा कि भैया केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य अपना काम कर रहा है, जिले अपना काम कर रहा है। इससे हम लोग फेडरल की तस्वीर समझ सकते हैं। तो जहाँ पे भी सेंटर स्ट्रांग है वहाँ पे यूनिटरी फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फीचर है। कुल मिला के यहाँ पे यूनिटरी फीचर बता दीजिए, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो फेडरल फीचर है। दूसरा लिखा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे केंद्र सर्वे सर्वा नहीं है ना, केंद्र के अलग प्रोविज़न लिखे हैं संविधान में, स्टेट के अलग लिखे हुए हैं, तो दोनों का हिस्सा है यहाँ पे। तो ये यूनिटरी फीचर तो नहीं होगा, फेडरल फीचर होगा। समझ आया? तीसरा देखिए, एकहरीय नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे स्टेट को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कौन है, यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ पे फेडरल फीचर तो ये नहीं होगा। ये कौन सा फीचर है, ये यूनिटरी फीचर है, ठीक है, जहाँ पे हमें स्ट्रांग दिख रहा है सेंटर, यही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की घर की सरकार तो है नहीं, है ना, जुडिशरी तो सबके लिए है, तो ये भी फेडरल फीचर है, ठीक। यहाँ पे संघीय लक्षण कौन नहीं था ये पूछा गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब इसको कीजिए, यहाँ पे यूनिटरी बताना है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे केंद्र शक्तिमान है। जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पे कोई स्टेट का रोल है, कौन करता है इनको नियुक्त, प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट किसके आदमी है, ये सेंटर के आदमी है ना। और काम किसकी सलाह पे करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करना है। तो ये तो पूरा का पूरा यूनिटरी फीचर हुआ। जहाँ पे स्टेट का रोल नहीं है वो यूनिटरी फीचर है। तो हमारे इन ऑप्शंस में चौथा तो रहेगा, ठीक है, चौथा तो रहेगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा डी, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। लिखित संविधान, सबके प्रोविज़न है, सेंट्रल के भी हैं, स्टेट की भी हैं, तो ये तो फेडरल फीचर हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। कठोर संविधान फेडरल फीचर है। संविधान की सर्वोच्चता और संविधान में दोनों के फीचर हैं, तो ये फेडरल फीचर हो गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये तो पूरा का पूरा फेडरल फीचर लिखा हुआ है, क्लियर है। राज्य स्टेट बिल्स पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, सेंटर का आदमी कर रहा है, केंद्र का काम कर रहा है। तो कैसा फीचर हुआ, यूनिटरी फीचर हुआ। यानी चौथे के साथ साथ छठवां भी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। और लास्ट है संवैधानिक संकट, यानी ये तो इमरजेंसी है। और आपातकाल में आपने देखा ही है कि हम यूनिटरी हो जाते हैं, है ना।
सारी शक्तियाँ केंद्र में चली जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी रन करने लगता है सेंटर। तो ये जो 7वां पॉइंट है ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय, तो जुडिशरी को देख ही लिया आपने, ये घर की सरकार नहीं होती है, केंद्र सरकार की, ये सबके लिए हैं। तो ये कैसा हो गया, फेडरल फीचर हो गया। समझ आया भैया? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी। अब पहचान लेंगे ना दोनों फीचर्स को। चलिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये तो देख लेंगे किसने कहा, इसको सीख लीजिए पहले। सहकारी से आप लिंक लगा सकते हो, सहकारी ये क्या है, मतलब मिल बांट के काम करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है। जैसे हम एक एग्जांपल दें प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन में पहले स्टेट का कोई रोल नहीं था, ठीक है, स्टेट का कोई रोल नहीं था, तो प्लानिंग कमीशन सहकारी संघवाद की अवधारणा पे बेस्ड नहीं थी। लेकिन अब जो इसी की जगह दूसरी संस्था आ गई है, नीति कमीशन। नीति कमीशन में मेंबर हैं स्टेट के, जो सीएम है वो मेंबर है नीति आयोग के। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है नीति आयोग में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यानी सबको एक साथ लेके चल रही है नीति आयोग। इसका मतलब है नीति आयोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सहकारी संघवाद का, ठीक है। और ये बोला था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन साहब ने बोला था। कर लेंगे? चलिए यहाँ पे देखिए जल्दी से। कथन कारण, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये हम लोगों ने सीख लिया कई बार, यहाँ पे अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वासी फेडरल बोलते हैं ना, हमारा सिस्टम क्वासी फेडरल है, अभी तक यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। इन्हीं दोनों फीचर हैं, यूनिटरी भी हैं, फेडरल भी हैं, ठीक है। कारण में क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये जुडिशल रिव्यू की बात कर रहा है, तो ये इसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यूनिटरी फीचर को कैसे प्रूव करोगे, कई बार सीख लिया। फेडरल फीचर को कैसे प्रूव करोगे, ये सब सीखते आ रहे हैं हम लोग।